तो सबसे पहला हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, के ट्रांसवर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो वैसे तो ट्रांसवर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन जो टॉपिक्स के हवाले से या जो डिटेल आपकी बुक में दी गई है, मैंने सिर्फ वही डिफरेंस यहाँ पर लिखे हैं। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ट्रांसवर वेव्स का देखते हैं। ट्रांसवर वेव्स के अंदर पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है कि वेव डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वाइब्रेशन डायरेक्शन। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके जो वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव आपकी इस तरह आगे मूव कर रही है और उसके जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो ट्रांसवर वेव वो वेव्स है जिसके अंदर उसके जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो वेव के परपेंडिकुलर होती है। ये मैं कंप्लीट लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है कि जो आपकी वेव है वो भी आगे की तरफ मूव कर रही है और उसके पार्टिकल भी जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रांसवर वेव्स होती है उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होता है। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्रस्ट है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके अंदर आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी हम कंप्लीट जो है उस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। और तीसरे डिफरेंस के अंदर इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि ट्रांसवर वेव्स की एग्जांपल क्या होती है। वो जो वाटर वेव्स हैं वो भी आपके पास ट्रांसवर वेव्स हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो वाटर वेव्स हैं वो भी आपके पास ट्रांसवर वेव्स हैं। और उसके साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपके पास क्या हैं, वो ट्रांसवर वेव्स हैं। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात करें तो साउंड वेव आपके पास यहाँ पर क्या है, साउंड वेव की एग्जांपल किसके अंदर आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है कि वेव मोशन ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट मूविंग मैटर। कह रहा है कि जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है मगर मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। आगे लिखा हुआ है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास तालाब है, उसके अंदर क्या किया गया, जो पत्थर है उसको ड्रॉप किया गया। आगे लिखा हुआ है कि वाटर वेव विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वहां पर क्या होगी, वाटर वेव्स आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी। कह रहा है कि एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड, जो क्या कर रही होगी, आउटवर्ड मूव कर रही होगी। अब यहाँ पर ये वाली जो एग्जांपल है, कह रहा है कि यहाँ पर वाटर वेव प्रोड्यूस हुई, लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं कि पार्टिकल तो मूव नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल जो है मैटर ट्रांसफर नहीं होता। कह रहे हैं कि प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। कह रहा है कि जहां पर आपने पत्थर फेंका वहां पर वेव प्रोड्यूस हुई और वेव क्या कर रही, मूव कर रही। तो कह रहा है कि उससे कुछ फासले पर आप उस पानी के जो वेव है, पानी की जो वेव है, वहां पर आप एक कॉर्क रख दें या कोई भी एक ऐसा मटेरियल रख दें। कह रहा है कि व्हेन द वेव रीच आउट द कॉर्क, कि जब वो जो वेव हैं वो कॉर्क तक पहुंचेगी, इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। कह रहा है कि जब वेव उस कॉर्क तक पहुंचेगी तो वो कॉर्क जो है आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा या आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। वो कॉर्क क्या करेगा, जो पानी के पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, बस वहां पर क्या करेगा, एनर्जी की वजह से वहां पर क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। कह रहे कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर वेव लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर मैटर। तो इससे हमें क्या पता चला, जब उस वेव के अंदर हमने कॉर्क रखा तो कॉर्क ट्रांसफर नहीं हुआ, कॉर्क सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट हुआ। तो इससे हमें यह पता चला कि मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहे, सिर्फ एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेल्फ असेसमेंट क्या है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि यहाँ पर कह रहा है कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मेन डिफरेंस बताओ।
तो इसका जो डिफरेंस है वो मैं डिटेल में लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप भी डिटेल के साथ इसका जो डिफरेंस है देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी मूव करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में लिखा हुआ है कि हाउ स्पेरिकल वेव फ्रंट आर प्रोड्यूस इन द रिपल टैंक। कह रहा है कि किस तरीके से जो है वेव फ्रंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मौजूद है कि वेव फ्रंट क्या होता है, और वेव फ्रंट की टाइप्स भी हमने देखी थी। कह रहा है कि स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करवाने, अगर रिपल टैंक में हम चाहते हैं कि स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि सर्कुलर वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय ड्रॉपिंग सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। कि आपके पास अगर क्या है रिपल टैंक है, उसके अंदर आप अगर पानी का एक ड्रॉप जो है उसके अंदर डालते हैं तो वहां पर भी आपको क्या होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। या फिर वी कैन ड्रॉप स्पेरिकल डीपर इन रिपल टैंक, कि हम यहाँ पर जो स्पेरिकल डीपर है या स्पेरिकल टाइप का कोई डीपर है उसको भी अगर हम रिपल टैंक में पुट करेंगे तो आपको जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होंगे, प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कह रहा है कि जो वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा देखिए, ये आपके पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही है और ये इसका क्या है, ये इसका मीन पोजीशन है। तो देखिए मीन पोजीशन से लेकर जो वेव का डिस्टेंस, जो वेव की जो हाइट है या जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखें, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी यह कंडीशन नहीं है, मीन पोजीशन से लेकर कहीं तक का भी जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एम्पलीट्यूड को आपने गौर से समझना है कि एम्पलीट्यूड के लिए क्या कंडीशन है। देखिए ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, अब देखिए मीन पोजीशन से लेकर उस वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस, देखिए मैक्सिमम ये वाला है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। एम्पलीट्यूड के लिए मैक्सिमम होना लाजमी है, और ये आपके पास एम्पलीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एम्पलीट्यूड दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस, जो ज्यादा डिस्टेंस है वही एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और मीन पोजीशन से लेकर स्ट्रेट डिस्टेंस कहीं तक का भी वो आपके पास उस वेव का क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि एक डेरिवेशन है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड के दरमियान आपने रिलेशन बताना है या आपने उसको प्रूव करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है s/t। अब देखें इस कंडीशन में जो एक वेव जो फासला तय करती है उससे हम क्या कहते हैं, लैम्डा। तो डिस्टेंस की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, डिस्टेंस को हमने शो कर दिया लैम्डा से, और एक वेव को मूव करने में जितना टाइम लगता है वो आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, तो जिसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं। तो एस की जगह पर हमने लैम्डा पुट कर दिया और टी की जगह पर हमने कैपिटल टी पुट कर दिया। और ये आपको पता है कि 1/t किसके बराबर होता है, 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। तो यहां पर हमने 1/t को अलग किया, 1/t की जगह हमने फ्रीक्वेंसी को पुट किया, और लैम्डा जो आपके पास बचा था वो वैसे ही आ गया। तो ये रिलेशन हमारे पास प्रूव हो गया कि v = f लैम्डा का यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अच्छा नेक्स्ट में आपको जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। तो यहाँ पर इस वाले
सेल्फ असेसमेंट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, कि जो सेकंड पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि सेकंड पेंडुलम बोलेगा तो टाइम पीरियड 2 लेना है, अगर थर्ड पेंडुलम बोलता है तो टाइम पीरियड आपने 3 लेना है। तो डेट जो न्यूमेरिकल है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइम पीरियड कितना यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम बोला हुआ है तो सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम हमने कितना ले लिया, 2 सेकंड, और कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। तो ये तो सिंपल एक ही स्टेप का न्यूमेरिकल है, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला लिखा 1/t, 1 ऊपर जो था वैसे ही आया, t की जगह जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ था उसकी जगह हमने 2 को पुट किया। 1/2 आपके पास कितना आता है, 0.5। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 0.5। अच्छा, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में यहां क्या लिखा हुआ है कि विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स या फिर वेट, कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट वेट का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। कह रहा है जो आपके पास सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम के अंदर देखें क्या हो रहा था, ये भी मैं लेक्चर में डिटेल के साथ बता चुका हूं। स्ट्रिंग जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी और वेट का जो एक कंपोनेंट था वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, और वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा वेट का कंपोनेंट है जो सिंपल पेंडुलम का रिस्पॉन्सिबल है सिंपल पेंडुलम को मूव करवाने में। तो हम पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसका आंसर, द कंपोनेंट ऑफ mg sin थीटा या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखें जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट था वो तो नीचे की तरफ लग रहा था और जो टेंशन थी वो ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस तो आपस में बैलेंस हो रही थी। एक ही फोर्स या एक ही जो ऐसे वेट का कंपोनेंट है कौन सा, mg sin थीटा वाला, जो इस डायरेक्शन में पेंडुलम को लेकर आ रहा था। तो यहां पर मूव करवाने में mg sin थीटा वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है कि mg cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट विल बी कैंसल आउट विद टेंशन इन स्ट्रिंग। कह रहा है कि जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल। जब फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो यहां पर यही हो रहा था। इसका सिंपल आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो पेंडुलम को मूव करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्या है आपके पास कि एट व्हाट पोजीशन एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम इज मैक्सिमम। कह रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन पे जो सिंपल पेंडुलम का एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है एंड वाई, और क्यों होता है। देखिए सिंपल पेंडुलम, दोबारा से मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं। देखिए ये वाली जो पोजीशन थी, ये पोजीशन क्या कहलाती थी, मीन, और ये वाली पोजीशन आपके पास क्या कहलाती है, एक्सट्रीम, और ये पोजीशन भी क्या कहलाती है आपके पास, एक्सट्रीम। ठीक है, अब देखें इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन ऑसिलेटरी पेंडुलम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो ये मैं लेक्चर में भी डिटेल में बता चुका हूं कि जब पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है तो वहां पर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मीन पोजीशन पर उसका जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। क्यों, बिकॉज स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन है वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब जाता है तो उसकी स्पीड स्लो होते होते क्या हो जाती है, 0। तो इसका सिंपल आंसर आप ये भी दे सकते हो कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, क्योंकि स्पीड वहां पर ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्या है कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉल ऑन द, अच्छा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बाउल ऑन द बॉल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखें एक बॉल एंड बाउल सिस्टम भी हमने डिटेल में देखा था कि बाउल के अंदर बॉल पड़ी हुई है। कह रहे जो बाउल जो है ना वो नॉर्मली फोर्स कहां पर लगा रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो फोर्स इसकी है ऊपर की तरफ लग रही होती है, और जो बॉल का वेट है वो
फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही होती है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना बाउल का, वो तो बॉल की अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो कह रहा है व्हाई इज इट नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। कह रहे कि जब बाउल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है तो आपके पास जो बॉल है वो अपवर्ड क्यों मूव नहीं कर रही, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल आंसर हम देते हैं कि द वेट ऑफ बॉल इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बॉल का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, एंड बाउल रिएक्शन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, जो बाउल फोर्स लगा रहा है या बाउल का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बोथ आर कैंसल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन में। जो बाउल है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है और बॉल नीचे की तरफ वेट लगा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में। इस वजह से आपकी जो बॉल है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही। अच्छा, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वेयर इज द बॉल इन द बाउल सिस्टम मूविंग फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट। तो दोबारा मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि ये आपके पास बॉल है जो इस तरह मूव कर रही है बाउल के अंदर। कह रहे कि ये बताओ कि बॉल की स्पीड जो है, जो बॉल है कहां पर फास्टेस्ट मूव करेगी और कहां पर स्लोवेस्ट मूव करेगी। तो ये जिस तरह पेंडुलम में भी मैंने आपको बताया कि जो मीन पोजीशन की तरफ जब बॉल आने की कोशिश करेगी तो वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब बॉल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो वहां पर उसकी जो मोशन है या वहां पर जो मूविंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम बॉल इज मूविंग फास्टेस्ट एट मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी तो उसकी वहां पर जो मोशन है वो तेज होगी क्योंकि स्पीड तेज है, एंड मूविंग स्लोवेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब वो जाएगी तो वहां पर उसकी जो स्पीड है तो वहां पर वो क्या होगी, कम होगी। इस वजह से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते वक्त स्लोवेस्ट मूव करेगी। अब चलते हैं आखिरी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डैम्पिंग इन एन ऑसिलेशन ड्रम स्किन। कह रहा है कि आप ये बताओ कि ऐसा क्या होगा अगर जो ड्रम स्किन है या ढोल की जो स्किन है उस पर अगर डैम्पिंग ना हो। तो डैम्पिंग आप ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डैम्पिंग क्या है कि वाइब्रेशन जो है ना आपके पास, वाइब्रेशन का कम होना या वाइब्रेशन को कम करना, वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन को कम करना आपके पास क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। कह रहा है अगर देखें जब भी ढोल बजाया जाता है तो वहां पर भी बॉडी जो ड्रम की स्किन है वो वाइब्रेट होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हम वहां पर डैम्पिंग ना हो तो क्या होगा ये बताएं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इफ देयर इज नो डैम्पिंग इन एन ऑसिलेशन ड्रम स्किन, कह रहा है कि अगर जो ड्रम की स्किन है वहां पर डैम्पिंग ना हो, मतलब वाइब्रेशन कम ना हो, देन इट्स वाइब्रेशन नॉट स्लो, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ड्रम की जो स्किन की वो स्लो नहीं होगी, एंड इट विल वाइब्रेट रेगुलरली या कंटिन्यूसली, उसकी जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूस होती रहेगी। तो डैम्पिंग क्यों ज़रूरी है, जहां पर हमें किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन को कम करना है या कम वाइब्रेशन चाहिए वहां हम डैम्पिंग को यूज़ करते हैं। अगर ड्रम स्किन के ऊपर डैम्पिंग ना हो तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम नहीं होगी, वो रेगुलरली क्या होगा, बजता रहेगा और वाइब्रेट होता रहेगा। तो ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि ये 13 जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझ आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे भी लाइक कर दें और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।